हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। तो इससे पहले हमने परिचय 7.3 के 3 पार्ट देखे हैं। उसमें हमने उसके कॉन्सेप्ट को समझा है और हमने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बताया है कि जीरो के बारे में हमने पढ़ा था। ये 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 कैसे होता है, इसको हमने प्रूफ कराया है। उन तीनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के चेक कर सकते हैं अगर आपने उन तीनों वीडियो को देख लिया, क्योंकि उन तीनों वीडियो में हमने सभी एग्जाम्पल को समझाया है और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर उन वीडियो को देख करके सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए और उसको समझ में आ गया होगा तो उम्मीद करते हैं प्रश्नावली 7.3 के सभी क्वेश्चन लग गए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.3। इसमें जो भी बचे खुचे क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंक की संख्याएं बन सकती है यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें आप एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था? एनपीआर वाला। एनपीआर इज इक्वल टू क्या होता है? एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास कुल n सब्जेक्ट या फिर कोई भी चीज दी हुई, n संख्याएं भी दी हो सकती हैं, n वस्तुएं भी दी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। उसमें से हमको r वस्तुएं चुनना होता है। तो कुल कितने अरेंजमेंट, कुल कितने विन्यास बनते हैं? तो ये कुल कितने विन्यास बनते हैं, अरेंजमेंट बनते हैं। इसको हम क्या कहते थे? क्रमचय भी बोलते थे, परमुटेशन भी बोलते थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या। 1 से 9 तक के संख्याओं का प्रयोग करके। अच्छा, 1 से 9 तक की संख्याएं कौन कौन सी हैं? 12, 13, 14, 15 नहीं, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी होगा? नहीं, क्योंकि 9 तक ही बोला गया है। अच्छा, इसमें से हमको 3 अंकी संख्याएं बनानी है। यानी n का मान हमारे पास कितना है? टोटल 9 है। समझ में आया कि नहीं? टोटल हमारे पास 9 है और बोला है कि हमको 3 अंकी यानी r हमको लेना है 3। समझ में? आर हमको लेना है 3। तो बस फॉर्मूले पुट अप कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 अंकीय कुल संख्याएं कितनी होंगी? 9p3 होगा कि नहीं? टोटल 9 है, उसमें से हमको 3 ही संख्या निकालना है। ठीक है, 3 संख्या निकालना है। अच्छा, क्या हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल बटे, ये 9 बना है, 9 फैक्टोरियल बटे 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, यही बनेगा कि नहीं? सॉल्व कर लो, देखो कितना आंसर आया। ये हो गया 9 फैक्टोरियल बटे 9 में से 3 को घटा दो, कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल आएगा कि नहीं? अरे बोलो, आएगा। 9 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं? और नीचे भी 6 फैक्टोरियल है, कैंसिल आउट, इन दोनों को गुणा करो, 9 8 72 को 7 में गुणा कर दो, देखो कितना आंसर आ गया। और वही होगा इसका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 1। समझे? अच्छा, इसको हम गणितीय आधारभूत गणना का आधारभूत सिद्धांत से भी लगा सकते हैं। ठीक है, हमको क्या करना था? हमको 3 अंक की संख्या बनाना था, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला। ठीक। अच्छा, यहाँ पे कुल कितने अंक भरे जा सकते हैं? यहाँ पे एक बार और बोला गया है किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। ठीक है, तो हम इस वाले फॉर्मूले को लगा सके हैं। अच्छा, इस वाले जगह पे कुल कितनी संख्याएं आ सकती हैं? 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें से कोई भी संख्या यहाँ पे आ सकती है। तो यानी हम पहले वाले स्थान को कितने तरीके से भर सकते हैं? 9 तरीके से। दूसरे वाले स्थान को कितने तरीके से भर सकते हैं? अच्छा, इसमें से अगर हम मान लो हम इसमें 3 भर दिए, ठीक है, तो दोबारा तो 3 भरेंगे नहीं, क्योंकि अंक को हमको दोहराना नहीं है। तो अब कितनी संख्याएं बची? 8 बची। यानी दूसरे वाले स्थान को हम 8 तरीके से भर सकते हैं। अच्छा, अब मान लो हम दूसरे जगह पे 5 भर दिए, अब कितनी संख्याएं बची? 1 2 3 4 5 6 7 ही बची ना। यानी हम तीसरे वाले स्थान को 7 तरीके से भर सकते हैं। इसको गुणा करोगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो लेकिन हमको ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है, इसलिए हम इसी वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए। तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि 4 अंक की संख्याएं कुल कितनी हो सकती हैं जिसमें कोई भी अंक रिपीट ना हुआ हो। अच्छा, हमको 4 अंक की संख्याएं बनानी है, तो हम किससे किससे मिलकर के बना सकते हैं? 0 होगा, 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही संख्याएं होंगी ना। हमको 4 अंक की संख्याएं बनाना है, तो हम इसी में से ना बनाएंगे। किसके अलावा और कोई भी संख्या होता है? नहीं होता है ना। अच्छा, हमको 4 अंक की संख्याएं बनानी है, तो देखते हैं। अच्छा, हमको 4 अंक की संख्याएं बनानी है, ठीक है। चलो देखते हैं इन सब से मिलाकर के कुल कितनी 4 अंक की संख्याएं बनेंगी, यानी 0 से 9 तक के अंकों से मिलकर बनने वाले कुल 4 अंक की संख्याएं, कुल 4 अंक की संख्याएं, ये हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे राइटिंग थोड़ा सही नहीं लिखा है, ठीक है। अच्छा, कुल 4 अंक की संख्याएं बनानी है, तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे पहले वाले जगह पे कुल कितने अंक आ सकते हैं? यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी आ सकता है कि नहीं? लेकिन अगर यहाँ पे जैसे ही 0 हो गया तो ये 3 अंक की संख्याएं बन जाएगी नहीं? तो हम एक काम करते हैं। अच्छा, इसमें जो संख्याएं बनेंगी कुछ इस तरह होंगी, 1 0 3 6, इस तरह को संख्याएं बनेंगी। कभी 0 इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 136 बन जाएगा, ठीक है। तो 4 अंक की संख्या से सीधे 3 अंक की संख्या बन जाएगी। अच्छा, हम एक काम करते हैं, इन 10 संख्याओं से मिलकर के बनने वाली कुल क्रमचयों का क्रमचय निकाल लेते हैं, कुल कितना क्रमचय बने, और उसमें से हम इसको घटा देते हैं, तो बचेगा क्या? सिर्फ यही वाला ना, यही वाला संख्या बचेगा जिसमें 4 अंक की संख्या होंगी, क्योंकि हमने ये वाली संख्या को घटा दिया। चलो, ये टोटल कुल कितनी संख्याएं बनेंगी? इससे टोटल कुल कितनी संख्याएं बनेंगी? 10 हमारे पास है, कुल 10 संख्याएं हैं, उसमें से हमको 4 संख्याओं को लेकर के बनाना है, ठीक है। अच्छा, हमको इसमें से घटाना है, किसको घटाएंगे? हम उन संख्याओं को घटाएंगे जिसमें 0 पहले आता है। अच्छा, 0 पहले आ गया तो हमारे पास कुल कितनी संख्याएं बनी, कुल कितनी संख्याएं बची? 0 हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ध्यान से देखो, फिक्स करने वाला आइडिया बताया था ना। 0 हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब कितनी संख्या यहाँ पे बची हैं? 9 संख्याएं बची है ना। तो 9 संख्याओं में से हमको हमारे पास कुल कितने जगह है? 3 ही जगह है ना, यानी 9 में से हमको 3 को चुनना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 9p3 लिखेंगे कि नहीं? 9 में से हमको 3 ही चुनना है ना, उसमें से हमको घटाना है, तो हमको ये वाली संख्या घटा देंगे, बाकी आ जाएगा आंसर। तो आप देखते हैं इसका मान कितना होगा, 10 फैक्टोरियल बटे 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, कितना होगा? माइनस 9 फैक्टोरियल बटे 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, समझे? देखो कितना आएगा, ये हो गया 10 फैक्टोरियल बटे 10 में से 4 गया, कितना बचा? 6 फैक्टोरियल, माइनस 9 फैक्टोरियल बटे 9 में से 3 गया 6 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे भी 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 6 फैक्टोरियल, कॉमन निकाल दो। हमने 6 फैक्टोरियल नीचे कॉमन निकाल दिया। अच्छा, यहाँ से 9 फैक्टोरियल निकाल लेते हैं, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा? अरे, इसको हम इस तरह लिख सकते थे कि नहीं, 10 फैक्टोरियल को हम 10 गुणे 9 फैक्टोरियल लिख सकते थे। इसमें से हमने 9 फैक्टोरियल निकाल दिया, तो बचा क्या? अरे देखो, वैसे ये बता 1/6 फैक्टोरियल हमने बाहर निकाला। यहाँ पे 10 फैक्टोरियल था, तो हम 10 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं? 10 गुणे 9 फैक्टोरियल लिखते कि नहीं, और माइनस में यहाँ पे क्या बचता?
9 फैक्टोरियल बचता कि नहीं। यहाँ से हमने 6 फैक्टोरियल को बाहर निकाल लिया है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से भी 9 फैक्टोरियल, यहाँ से भी 9 फैक्टोरियल बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं। तो हमने 9 फैक्टोरियल को भी बाहर निकाल लिया, नीचे 6 फैक्टोरियल बचा, और ये हो गया 10, यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 1 बचा, कितना होगा 9 हो गया। 10 में से 1 घटेगा 9। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग आसानी से, हो जाएगा ना। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरा है। 1 2 3 4 6 7, यहाँ पे 5 नहीं है, 6 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो, इसमें से कोई भी अंक को रिपीट नहीं किया गया है, ठीक है। समझे क्वेश्चन क्या है। हमारे पास ये संख्याएं दी गई हैं और इसमें से हमको 3 अंक की संख्या बनानी, इसी से हमको 3 अंक की संख्या बनानी है। और वो सारी की सारी संख्याएं कैसी होनी चाहिए, सम संख्याएं होनी चाहिए, सम संख्याएं होनी चाहिए। अच्छा, सम संख्या होने के लिए कंडीशन क्या है। सम संख्या होने के लिए कंडीशन क्या है, जो इकाई वाला स्थान होगा वो क्या होगा, वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 2 से भाग देने लायक होना चाहिए, ठीक, 2 से भाज्य होना चाहिए। अच्छा, इसमें से 2 से डिविजिबल कौन कौन सी संख्या है, एक 2 खुद है, 4 है और 6 है, ठीक है। तो हमारे पास जो संख्याएं दी गई हैं वो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 7 है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, सम संख्या होने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 2 से भाज्य होना चाहिए। तो 2 से भाज्य संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, यानी इकाई के अंक पे आप 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं और 6 भी लिख सकते हैं, होगा कि नहीं। अच्छा, पहला कंडीशन देखते हैं, केस वन लिख लेते हैं, केस 1 लिख लो। पहला कंडीशन, हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 भर देते हैं, इकाई के स्थान पर हम 2 भर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, हम इकाई की जगह पे हम 2 भर देते हैं। हमने 2 यहाँ पे फुल कर दिया, 2 हमने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है, ठीक है। यानी अब यहाँ पे कुछ भी भर दो, क्या बनेगी संख्या, सम संख्या ही बनेगी। अच्छा, 2 भर दिया। अब देखो, बाकी को के जगह को भरने के कुल कितने तरीके हैं, कितने तरीके, दहाई के स्थान को भरने के लिए कुल कितने तरीके हैं। हमने यहाँ से 2 हटा दिया, कितनी संख्या बची, 1 2 3 4 5 भरी जा सकती है नहीं, ठीक है। अच्छा, इसको हम 5 तरीके से भर सकते हैं और इसको हम 4 तरीके से भरेंगे, क्योंकि कोई संख्या रिपीट होनी नहीं चाहिए। लेकिन हमको इस तरह इसको सॉल्व करना नहीं है, फंडामेंटल गणना का आधारभूत सिद्धांत से तो हमको करना नहीं, इसको हमको क्या करना है, क्रमचय वाले नियम से करना है। अब ध्यान से देखो क्या करना, इन 2 संख्या को बस देखो, इन 2 संख्याओं को देखो। हमारे पास कुल कितनी संख्या बची हैं, 2 को हटा दो, हमारे पास 1 2 3 4 5 संख्या बची हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुल टोटल 5 संख्याएं हैं और इसमें से हमको सिर्फ 2 जगह भरना है, ठीक है। तो 5p2 होगा कि नहीं, 5p2 होगा, यानी इतनी कुल संख्याएं बनेंगी जिसमें इकाई का अंक 2 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इकाई के स्थान पर 2 आने पर कुल संख्याएं क्या होंगी, 5p2 होगा कि नहीं। 2 जगह बचा है, 2 जगह बचा है, हमने यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया है, 2 4 6 आएगा इकाई स्थान पे, तो क्या हो, सम संख्या बनेगा। तो हम क्या करें, पहले 2 को देखते हैं, यानी 2 को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, बचे कितना, 2 जगह बचा हुआ, और हमारे पास जो संख्याएं बची है वो 5 ही बची हैं, तो हमने उड़ा दिया यहाँ से। तो हमारे पास 5 कुल संख्याएं बची हैं, हमको 2 जगह भरना है, तो 5p2 होगा ना, तभी ना पता चलेगा इकाई के स्थान पे 2 आने पर कुल संख्या कितनी है, तो इतना है। अच्छा, केस 2 देखते हैं, केस 2 देखते हैं, ये फर्स्ट है, ये दो।
अच्छा, इकाई के स्थान पर अब हम 4 को भर देते हैं। इकाई के स्थान पर अब हमने 4 को फिक्स कर दिया, बहुत ध्यान से समझो, 4 को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, यानी अब जो है वो 4 जो है यहाँ से गायब हो गया, 4 जो है गायब हो गया। कितनी संख्याएं बची हैं? 5। हमको जगह कितना भरना है? 2, यानी इकाई के स्थान पर 4 आने पर कुल संख्याएं क्या होंगी? जल्दी बोलो, क्या होगी? 5p2 ही तो होगी, 5p2 ही ना होगी। हमारे पास 5 कुल संख्याएं हैं, 2 ही जगह भरना है ना, 5 में से हमको 2 ही संख्या भरनी है ना, ठीक है, समझे? अच्छा, यानी 4 इकाई के स्थान पर 4 आने पर कुल संख्या इतनी होगी। तीसरा केस देखते हैं, क्योंकि 6 भी तो हम भर जा सकता है, तो इसी तरह हम तीसरा भी देख लेते हैं। केस नंबर 3। अब हम क्या करेंगे? इकाई के स्थान पर हम 6 भर देते हैं, 6 को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? इकाई के स्थान पर 6 आने पर कुल संख्याएं कितनी होंगी? जल्दी बताओ। हमारे पास हमने अब क्या किया? हमने 6 भर दिया, 6 को हमने फिक्स कर दिया, बची कितनी संख्या है? 5 बची, और हमको जगह कितना भरना है? 2, यानी कुल संख्या क्या होगी? 5 में से हमको 2 को चुनना है, ठीक है, 5 में से हमको 2 को भरना है, यानी ये इतनी संख्या होंगे। अच्छा, अब हमारे पास कुल कितनी संख्याएं हो गई वो भी तो देखना है। मान लेते हैं हमारे पास इकाई के स्थान पर 2 आने पर कुल जो संख्याएं हैं वो 10 हैं, मान लेते हैं, ठीक है, ये हम समझाने के लिए एग्जांपल दे रहे हैं। और इकाई के स्थान पर 4 आने पर जो संख्याएं हैं वो 12 हो गई, और इकाई के स्थान पर 6 आने पर जो संख्याएं हैं वो फिर से 10 आ गई। तो कुल कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो सम संख्याएं हैं? तो यानी हम इन सबको जोड़ देंगे ना, इन सबको जोड़ देंगे ना, तो हमारे पास वही तो आया है। इकाई के स्थान पर आने पर जो कुल संख्या कितनी होंगी? 5p2। इकाई के स्थान पर 4 आने पर कुल संख्या 5p2, और इकाई के स्थान पर 6 आने पर कुल संख्या 5p2, यानी इन तीनों को जोड़ दें, आंसर आ जाएगा कि नहीं? यानी अतः हम यहाँ पे लिख लेना, क्या लिखोगे? कुल 3 अंकी सम संख्याएं जो 1 2 3 4 6 7 से मिलकर बनी, यहाँ पे जगह नहीं लिख लेना, कुल 3 अंकी सम संख्याएं जो 1 2 3 4 6 7 से मिलकर बनी हुई हैं, उनकी संख्या बराबर क्या होगा? 5p2 प्लस 5p2 प्लस 5p2, यही होगा ना? अरे नहीं तो जोड़ेंगे ना, जोड़ो। अच्छा, 3 बार अगर x होता, यानी x प्लस x होता, तो कितना हो जाता? 3x होता कि नहीं? तो उसी तरह हमारे पास 3 बार क्या है? 5p2, यानी हमारे पास कितना आ गया? 5p2। अच्छा, 5p2 यानी ये गुणा हुआ है ना, अरे यहाँ पे 3x आता, यानी यहाँ पे 3x में मल्टीप्लाई हुआ है ना, उसी तरह हमारे पास क्या है? 5p2 का मान रख दो 5 फैक्टोरियल बटे 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 3, ये हो गया 5 फैक्टोरियल बटे 5 में से 2 गया, कितना बचेगा? 3 फैक्टोरियल। आंसर निकालो, 3 गुणे 5 फैक्टोरियल को हम 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, और नीचे भी हमारे पास 3 फैक्टोरियल है, कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 5 चौके 20 यहाँ 60 आंसर आ जाएगा। यानी हमारे पास कुल 60 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 अंकी सम संख्याएं होंगी और 1 2 3 4 6 7 से मिलकर के बनी होंगी। समझ में आया कि नहीं? आ गया? तो नोट कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अंक 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी
4 अंकी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। चलो, इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी? 2 क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है हमको इन संख्याओं के उपयोग से हमको 4 अंक की कुल कितनी संख्या बना सकते हैं इसको बताना है, ठीक है। दूसरा है इनमें से कुल कितनी सम संख्याएं होंगी उसको बताना है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 से मिलकर 4 अंकीय संख्याओं की संख्या क्या होगी? बोलो। की संख्या। हमारे पास कुल कितनी है? 5 संख्याएं हैं, ठीक है। 5 संख्याओं में से हमको किन्हीं 4 संख्याओं को लेना है, ठीक है। तो क्या हमारे पास कुल कितनी है? 5 संख्या है। 5p4 होगा। 5 संख्याओं में से हमको 4 ही को ना चुनना है, ठीक। इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो। ये होगा 5 फैक्टोरियल बटे क्या होगा? 5 - 4 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 में से 4 गया, 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। 5 फैक्टोरियल को 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और ये हो जाएगा 5 चौके 20, 60 दुना 120, यानी 120 कुल संख्याएं बनेंगी इन 5 संख्याओं को यूज करके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान है क्योंकि इसको हमने तीसरा वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है, ठीक है, सेम टू सेम है। इसमें हमारे पास 3 केसेस बनेगा। 3 केसेस बनेगा। देखते हैं कितना केसेस बनेगा। 3 नहीं 2 केसेस बनेगा, ठीक है। हमको 4 अंकी संख्याएं बनानी है और विषम संख्या बनानी है, यानी इकाई के अंक पर इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा, 2 से भाज्य होगा ना। तो 2 से भाज्य संख्या कौन कौन सी है? एक तो है 2 और एक है हमारे पास 4, ठीक है। एक 2 है, या तो 2 होगा या हमारे पास 4 होगा, ठीक है। तो पहला केस देखते हैं। केस नंबर 1, पहला FIR। तो ये होगा संख्या। हम क्या करते हैं? हम क्या करें? 4 अंक की संख्या बनानी है। 1 2 3 4। यहाँ पे हमने 2 को फिक्स कर दिया। 2 को हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो इकाई के स्थान पर फिर वही लिखेंगे, कुछ नहीं है। इकाई के स्थान पर 2 होने पर कुल संख्याएं क्या होंगी? जल्दी बोलो। अच्छा, इसमें से हमने 2 निकाल दिया। 2 हमने यहाँ पे निकाल दिया। बची कितनी संख्या है? क्योंकि हमको किसी भी अंक को दोहराना नहीं है, तो हमारे पास 1 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा, यानी हमारे पास कुल 4 संख्याएं है कि नहीं? 4 संख्याएं हमारे पास टोटल। हमारे पास जगह कितने हैं? 3 जगह, यानी हमारे पास 4 संख्याओं में से हमको 3 संख्या चुनना है। तो 4p3 होगा कि नहीं? कुल संख्या क्या होंगी? 4p3 होगा। समझ आया? चलो केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2। अब हम क्या करें? इकाई के स्थान पर हम दूसरा अंक डाल देते हैं। दूसरा अंक कौन सा है? 4। तो इकाई के अंक स्थान पर हमने 4 को जड़ दिया, यानी यहाँ पे चिपका दिया। तो इकाई के स्थान पर 4 होने पर कुल संख्याएं क्या होंगी? जल्दी बोलो। अब हमने क्या किया यहाँ पे? अब हम 4 रख देते हैं। कितनी संख्याएं बची? 4 को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। 5 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 1 बचा, 4 ही संख्या ना बचा। तो यानी हमारे पास कुल 4 संख्याएं हैं और इसमें से हमको कितना जगह भरना है? 3, यानी 4 में से हमको किन्हीं 3 संख्याओं को चुनना है। तो 4p3 होगा। 4p3
और भी कुछ होगा क्या? 2 ही केस बनेगा ना। अच्छा, तो हमको क्या निकालना है? कुल सम संख्याएं क्या होंगी? कुल सम संख्याएं, जल्दी बोलो। इन दोनों को जोड़ दें, किसको जोड़ दें? 4p3, 4p3 को जोड़ दो। 4p3 प्लस 4p3 आंसर आ जाएगा, चेक कर लेना, हो जाएगा 4p3 4p3 यानी 2 गुणे 4p3 को हम क्या लिखेंगे? 4 फैक्टोरियल बटे 4 माइनस 3 फैक्टोरियल होगा। 4 में से 3 का कितना बचेगा? 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 1 ही होता है। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आंसर आ जाएगा। 4 दूना 8, 3 24, 24 दूना 48। ऐसा हो गया, समझे? तो नोट कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है, 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उप अध्यक्ष चुन सकते हैं? हम मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता, यानी चुनाव है, ठीक है, 8 लोग हैं, 8 उम्मीदवार हैं, उसमें से हमको एक अध्यक्ष चुनना है और एक उप अध्यक्ष चुनना है, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि कुल कितने प्रकार से चुन सकते हैं, कुल कितने प्रकार से चुन सकते हैं, हमको ये बताना। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, ठीक है। एक अध्यक्ष और एक उप अध्यक्ष चुनने के कुल तरीके ये हमको निकालना है ना। अच्छा, ध्यान से देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पद हैं, एक अध्यक्ष है और एक उप अध्यक्ष है, ठीक है। एक अध्यक्ष है, ए से अध्यक्ष है, यू ए से उप अध्यक्ष है, मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, यानी हमारे पास टोटल कितने हैं? 8 लोग हैं। कितने जगह है? कितने? 2, यानी 2 ही हमको चुनना है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल है 8, हमको चुनना है इसमें सिर्फ 2 ही ना। NPR वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं? एन हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, वस्तुएं दी गई होती हैं, उनमें से हमको R चुनना होता है, ठीक है। तो उसी तरह लगा देते हैं। 8 हमारे पास कुल लोग हैं, उसमें से हमारे पास 2 ही सीट है, 2 ही सीट खाली हैं। तो देख लेते हैं कुल कितने तरीके से चुना जा सकता है। 8p2, ठीक है। ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल बटे 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल बटे 8 में से 2 गया, कितना बचेगा? 6 फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो गया, 8 सत्ते 56 आ गया, यानी कुल 56 तरीके हैं।